चलिए देखते हैं बिहार सामान्य ज्ञान ज्ञान बिंदु का बुक है, सेकेंड एडिशन ज्ञानधारा पब्लिकेशन का है। बिहार का जितने सारे एग्जाम है उसमें बिहार से जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया बुक है। ठीक है, चलिए इसमें आप सही से ध्यान से पढ़ते चलिएगा। चलिए देखते हैं इसको। आज हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 3 जो है बिहार का प्राचीन इतिहास। क्या देखेंगे? बिहार का प्राचीन इतिहास। आज ये चैप्टर समाप्त करेंगे। चलिए देखते हैं बिहार का प्राचीन इतिहास। ठीक है, चलिए देखते हैं। इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से दो प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया जाता है। पहला है पुरातात्विक, दूसरा है साहित्यिक। यानी इतिहास के विषय की जानकारी प्राप्त करने के दो स्रोतों का उपयोग किया जाता है। कौन कौन? पुरातात्विक और साहित्यिक। कौन है? पुरातात्विक और साहित्यिक। बिहार के इतिहास के अध्ययन संबंधी स्रोत में भी पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोतों का उपयोग किया जाता है। देखते हैं प्राचीन बिहार के स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत जो होता है सिक्के, मृदभांड, विभिन्न उपकरण, चित्र, मूर्तियाँ, अशोक के स्तंभ, अशोक के शिलालेख और नालंदा बिहार के अवशेष। ठीक है, और वही साहित्यिक जो स्रोत होता है धार्मिक साहित्य, लौकिक साहित्य और यात्रा वृत्तांत। ठीक है, साहित्य स्रोत में धार्मिक वृत्तांत, लौकिक स्रोत और यात्रा वृत्तांत है। धार्मिक स्रोत में ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, शतपथ ब्राह्मण, अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय, विनय पिटक, भगवती सूत्र, रामायण, महाभारत, विभिन्न पुराण आदि है। क्या है? ये धार्मिक साहित्य है। और वहीं लौकिक साहित्य में कहा जाए अर्थशास्त्र, कौटिल्य के बारे में, गुप्तकालीन रचनाएं के बारे में, तबकाते नासरी मिनहान के बारे में, रियाज उस सलातिन, गुलाम हुसैन आदि के बारे में, यात्रा वृत्तांत, मेगास्थनीज इंडिका के बारे में, फैयान का यात्रा वृत्तांत के बारे में, वेनसांग सियूकी के बारे में, इत सिंह का यात्रा वृत्तांत के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब बिहार शब्द यानी बिहार का तद्भव है जिसका अर्थ होता है मठ अर्थात भिक्षुओं का निवास स्थान। बिहार के संदर्भ में प्रथम जानकारी शतपथ ब्राह्मण से मिलती है। ऋग्वेद में बिहार के लिए कीटक एवं वात्य शब्द का प्रयोग हुआ है। राजनीतिक शब्द के रूप में बिहार का उदय सर्वप्रथम मगध सम्राट बिंबिसार के शासनकाल में हुआ। इसकी जानकारी वैदिक साहित्य एवं बौद्ध ग्रंथों से मिलती है। अब 12वीं शताब्दी से इस प्रदेश को बिहार के नाम से संबोधित करना शुरू किया गया है। अथर्ववेद में अंग एवं मगध का उल्लेख मिलता है। अब बिहार के इतिहास को निम्नलिखित कलाखंडों में बांटा गया जा सकता है। पूरा पाषाण काल 1 लाख ईसा पूर्व में आरंभिक पूरा पाषाण काल के अवशेष फाल, खुरपी, चाकू, कुल्हाड़ आदि है। ये साक्ष्य गया कि जेठियन व पैमार घाटी, मुंगेर में भी बांध व पैसरा, नालंदा आदि उत्खनन को क्रम में प्राप्त हुआ है। अब मध्य पाषाण काल। क्या है? मध्य पाषाण काल 1 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक। इस काल के अवशेष बिहार में मुख्यतः मुंगेर जिले से प्राप्त हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब छोटे आकार के प्रसर निर्मित तेज हथियार तथा नोक वाले औजार मिले हैं नवपाषाण काल 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक। इस काल में ऐतिहासिक साक्ष्यों के सूक्ष्म औजारों के साथ साथ हड्डी निर्मित उपकरण प्रमुख है, जो मुख्यतः चिराद, सारण, मनेर, पटनार, चेचर व कुतुबपुर, वैशाली, सेनुआर जो कि रोहतास एवं ताराडी गया से मिले हैं। चिराद हड्डी के उपकरणों के लिए पूरे देश में विख्यात है। जो चिराद है, चिराद हड्डी के उपकरणों के लिए क्या है? पूरे देश में विख्यात है। अब है ताम्रपाषाण काल 1000 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व। ताम्रपाषाण काल कब से कब से? 1000 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व। इस काल में बिहार सांस्कृतिक रूप से विकसित हुआ एवं कृषि तथा पशुओं को
पालतू बनाने का कार्य प्रारंभ किया। इस काल में काले एवं लाल मृदभांड के साक्ष्य मिले हैं। यानी ताम्रपाषाण काल में काले और लाल मृदभांड के क्या मिले हैं? साक्ष्य मिले हैं। ताम्रपाषाण काल यानी 1000 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व काल के समय के साक्ष्य चिरांद यानी सारण, गया, मनेर यानी पटना, चेचर, वैशाली, राजगीर, सासाराम, भागलपुर आदि से मिले हैं। अब लौह काल के बारे में देखते हैं। क्या है लौह काल? इस काल को उत्तर वैदिक काल भी कहा जाता है। लौह काल को क्या कहा जाता है? उत्तर वैदिक काल भी कहा जाता है। लौह काल में उत्तर बिहार के क्षेत्र में मानव बस्तियों के संकेत मिले हैं। लौह काल में कृषि कार्यों में लोहे का प्रयोग प्रारंभ होने लगा था। यानी लौह काल में कृषि कार्यों में लोहे का क्या हुआ था? प्रयोग होने लगा था। अब वैदिक काल में बिहार 1000 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी से 600 ईस्वी के ईसा पूर्व तक वैदिक काल, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक वैदिक काल आता है। बिहार में आर्यों का विस्तार लगभग 1000 से 800 ईस्वी ईसा पूर्व के मध्य हुआ था। इस काल के अंतर्गत सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में वर्तमान बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का वर्णन मिलता है। वायु पुराण में गया क्षेत्र को असुरों का राजा क्या कहा गया है? असुरों का राजा कहा गया है। बराह पुराण में कीकट को एक अपवित्र प्रदेश कहा गया है। बराह पुराण में कीकट को एक क्या कहा गया? अपवित्र प्रदेश कहा गया है। वायु पुराण में राजगीर, गया, पुनपुन आदि को पवित्र क्षेत्र कहा गया है। वायु पुराण में राजगीर, गया, पुनपुन आदि को क्या कहा गया? पवित्र क्षेत्र कहा गया है। अब विदेह माधव की कहानी शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। विदेह माधव की कहानी कहाँ मिलती है? शतपथ ब्राह्मण में मिलती है, जिसमें विदेह माधव सरस्वती नदी के तट पर रहते थे। तथा वैश्वानर अग्नि को मुख में धारण किए हुए थे। घृत का नाम लेते ही अग्नि मुख से बाहर आ गई। यानी घृत का नाम लेते ही अग्नि मुख से बाहर आ गई। तथा नदियों को जलाती हुई सादा नीरा बिहार की वर्तमान गंडक नदी के तट पर ठहर गए। विदेह माधव अग्नि के पीछे अपने गुरु गौतम राहुगण के साथ सदा नीरा के तट पर आए। सदा नीरा नदी कौशल और विदेह की सीमा थी। क्या थी? विदेह की सीमा थी। अब विदेह राज्य का उल्लेख सर्वप्रथम यजुर्वेद में मिलता है। विदेह राज्य का उल्लेख जो था सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? यजुर्वेद में मिलता है। यह उत्तर बिहार वैदिक काल में बिहार का महत्वपूर्ण राजा था। शतपथ ब्राह्मण क्या है? शतपथ ब्राह्मण में विदेह को जनक का उल्लेख सम्राट के रूप में किया गया है। वाल्मीकि रामायण में मलद और करुणा शब्द का उल्लेख बक्सर के लिए किया गया है। वाल्मीकि में रामायण में मलद और करुणा का शब्द का उल्लेख कहाँ से किया गया? बक्सर के लिए किया गया है। अब महाजनपद काल देखते हैं। क्या है महाजनपद काल? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 बड़े बड़े राज्यों में बटा था, जो महाजनपद कहलाते थे। यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष कितने बड़े बड़े? 16 बड़े बड़े राज्यों में बटा था, जो क्या कहलाता? महाजनपद कहलाता था। महाजनपदों के संदर्भ में सर्वप्रथम बौद्ध साहित्य के अंगुत्तर निकाय तथा जैन साहित्य के भगवती सूत्र में चर्चा मिलती है। महाजनपदों के संदर्भ में सर्वप्रथम बौद्ध साहित्य के अंगुत्तर निकाय तथा जैन साहित्य के भगवती सूत्र में क्या मिलता है? चर्चा। अब 16 महाजनपदों में से बिहार में 3 महाजनपदों मगध, वज्जी और अंग का वर्णन अंगुत्तर निकाय, बौद्ध साहित्य एवं भगवती सूत्र जैन साहित्य में मिलता है। अब अंग महाजनपद क्या है? अंग महाजनपद अंग जो है आधुनिक भागलपुर व मुंगेर जनपद की राजधानी चंपा थी। अंग जो है आधुनिक भागलपुर और मुंगेर जनपद की राजधानी क्या थी? चंपा थी। बिंबिसार ने इसे मगध को मिला लिया था। बिंबिसार ने इसे कहाँ? मगध में मिला लिया था। अंग सबसे पूर्वी महाजनपद था। अंग जो था सबसे पूर्वी महाजनपद था। पुराणों तथा महाभारत में चंपा का पुराना नाम मालिनी था। पुराणों
पुराणों तथा महाभारत में चंपा का पूरा नाम क्या था? मालिनी था। कालांतर में इसका नाम चंपा तथा चंपावती हो गया। क्या हो गया? चंपा तथा चंपावती हो गया। इसका प्रमुख नगर चंपा, भदिया, अस्तपुर एवं अषाढ़ था। यानी इसका प्रमुख नाम चंपा, भदिया और अस्तपुर, आषाढ़ था। अंगराज्य का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। अंगराज्य का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। पाली साहित्य में भी अंगराज्य का उल्लेख मिलता है। कहाँ मिलता है? पालिक साहित्य में। पाली साहित्य में भी अंगराज्य का उल्लेख मिलता है। चीनी यात्री ह्वेनसांग, चीनी यात्री जो ह्वेनसांग था, चंपा को चेन्नप्पो, चीनी यात्री ह्वेनसांग जो था चंपा को चेन्नप्पो से संबोधित किया है। यानी बिंबिसार ने अंग जनपद को मगध साम्राज्य में मिला लिया। यानी बिंबिसार ने अंग जनपद को कहाँ मिला लिया? मगध साम्राज्य में मिला लिया। मगध महाजनपद के बारे में जानते हैं। राजधानी मगध जहाँ महाजनपद राजधानी। गिरिब्रज राजगीर आधुनिक पटना और गया जिला प्राचीन मगध में सम्मिलित है। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। मगध साम्राज्य का सर्वप्रथम कहाँ मिलता है उल्लेख? अथर्ववेद में मिलता है। पाली साहित्य में मगध के संबंध में विस्तृत वृत्तांत मिलता है। पाली साहित्य में मगध के संबंध में विस्तृत वृत्तांत मिलता है। चंपा नदी मगध तथा अंग महाजनपद को पृथक करती है। चंपा नदी जो है मगध तथा अंग महाजनपद को पृथक करती है। अबे वज्जी संघ क्या है? वज्जी संघ राजधानी कहाँ है? वैशाली। वज्जी संघ की राजधानी कहाँ है? वैशाली। वज्जी महाजनपद 8 कुलों का संघ था। वज्जी महाजनपद था 8 कुलों का संघ था। वज्जी, लिच्छवी, ज्ञात्रिक, विदेह या मिथिला, उग्र या हाथीग्राम, भोग या भोगनगर, कुरु या हस्तिनापुर, कुरु को क्या कहा जाता है? हस्तिनापुर। इक्ष्वाकु या अयोध्या। अब वज्जी संघ उत्तरी बिहार में स्थित था। वज्जी संघ कहाँ स्थित था? उत्तरी बिहार में स्थित था। और वर्तमान बिहार में वैशाली और मुजफ्फरपुर जिले के आसपास के क्षेत्र में इसमें शामिल है। वर्तमान बिहार के वैशाली और मुजफ्फरपुर जिले के आसपास के क्षेत्र इसमें शामिल है, जिसमें कुंडग्राम को ज्ञात्रिक, वैशाली के लिच्छवी एवं मिथिला के विदेह प्रमुख थे। कुंडग्राम के ज्ञात्रिक और वैशाली के लिच्छवी और मिथिला के विदेह प्रमुख थे। वज्जी संघ का लिच्छवी गणराज्य इतिहास में ज्ञात प्रथम गणतंत्र राज्य था। वज्जी संघ का लिच्छवी गणराज्य इतिहास में ज्ञात प्रथम गणतंत्र राज्य था। कौटिल्य ने लिच्छवी राज्य का उल्लेख राज्य शब्दोपजीवी संघ के रूप में किया गया है। कौटिल्य ने लिच्छवी राज्य का उल्लेख राज्य शब्दोपजीवी संघ के रूप में किया है। कुंडग्राम को ज्ञात्रिक गणराज्य के प्रमुख सिद्धार्थ को यहाँ महावीर का जन्म हुआ था। महावीर का माता त्रिशला लिच्छवी राज्य के प्रमुख चेतक की बहन थी। किसकी बहन थी? चेतक की बहन थी। वैशाली की नगर वधु का खिताब प्रसिद्ध नर्तकी अम्रपाली को दिया गया था। यानी वैशाली की नगर वधु का खिताब प्रसिद्ध नर्तकी अम्रपाली को दिया गया था। लिच्छवियों ने प्रसिद्ध कुटाग्रशाला का निर्माण महात्मा बुद्ध के निर्माण हेतु करवाया था। लिच्छवियों ने प्रसिद्ध कुटाग्रशाला का निर्माण महात्मा बुद्ध के निर्माण हेतु करवाया था। चलिए आगे देखते हैं। अब वैशाली क्या है? वैशाली अथवा वैशालिका राजवंश का प्रथम शासक नवदेशिष्ट तथा अंतिम शासक सुमित या प्रमति था। इस वंश का 24वें राजा विशाल ने वैशाली शहर की स्थापना की। विदेह वंश की स्थापना इक्ष्वाकु के पुत्र निमि विदेह द्वारा की गई थी। विदेह वंश के द्वितीय शासक मिथिजनक विदेह ने मिथिला की स्थापना की थी। अब विदेह वंश के 25वें शासक शिरध्वज जनक की पुत्री सीता का विवाह मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम से हुआ था। अब जनकपुर अब नेपाल में है। मिथिला
राज्य की राजधानी थी। मिथिला राज्य की राजधानी थी। विदेह वंश के अंतिम शासक करल जनक थे। विदेह वंश के अंतिम शासक कौन थे? करल जनक थे। अब देखते हैं महाजनपद। महाजनपद और राजधानी। काशी की राजधानी कहाँ थी? वाराणसी। काशी की राजधानी कहाँ थी? वाराणसी। कौशल की राजधानी कहाँ थी? श्रावस्ती। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। अंक की राजधानी कहाँ थी? चंपा। अंक की राजधानी चंपा। मगध की राजधानी कहाँ थे? राजगिरी गिरिब्रज। राजगिरी गिरिब्रज। बज्जी की राजधानी कहाँ है? वैशाली। बज्जी की राजधानी कहाँ है? वैशाली। मल की राजधानी कहाँ है? कुशीनगर एवं पावा। मल की राजधानी कहाँ है? कुशीनगर एवं पावा। चेदी चेती की राजधानी कहाँ है? शक्तिमती आधुनिक बुंदेलखंड। शक्तिमती आधुनिक बुंदेलखंड। वत्स की राजधानी कहाँ है? कौशाम्बी। वत्स की राजधानी कहाँ है? कौशाम्बी। पंचाल की राजधानी कहाँ है? उत्तरी पंचाल अहिच्छत्र एवं दक्षिणी पंचाल काम्पिल। मत्स्य की राजधानी कहाँ है? विराटनगर। मत्स्य की राजधानी कहाँ है? विराटनगर। सूर्यसेन की राजधानी कहाँ है? मथुरा। असमा की राजधानी क्या है? पोतना पोटली। दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद। अवंती के राजा का नाम उत्तरी उज्जैनी, दक्षिणी महिष्मती। गंधार की राजधानी कहाँ है? तक्षशिला। गंधार की राजधानी कहाँ है? तक्षशिला। कम्बोज की राजधानी कहाँ है? राजपुर हाटा कश्मीर। राजपुर हाटा कश्मीर। कुरु की राजधानी कहाँ है? इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी कहाँ है? इंद्रप्रस्थ। बुद्धकालीन 10 प्रमुख गणराज। बुद्धकालीन 10 प्रमुख गणराज। कपिल वस्तु शाक्य। कपिल वस्तु कहाँ के? शाक्य के। सुमसुर अब है सुमसुमार भग है। सुमसुमार क्या है? भग है। भग है। केशपुत क्या है? कलाम है। केशपुत क्या है? कलाम है। रामग्राम क्या है? कुली। रामग्राम कुली। कुशीनारा मल है। कुशीनारा मल। पावा मल है। पावा क्या है? मल। पिपलीवन। पिपलीवन क्या है? मोरिया। पिपलीवन क्या है? मोरी। अब है अलकप। अलकप क्या है? बुल्ली। अलकप क्या है? बुल्ली। वैशाली क्या है? लिच्छवी। वैशाली क्या है? लिच्छवी। वैशाली क्या है? लिच्छवी। मिथिला कहाँ है? विदेह। मिथिला कहाँ है? विदेह। अब है गौतम बुद्ध जीवन परिचय। गौतम बुद्ध का जीवन परिचय। जन्म जो हुआ था 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। जन्म स्थान कपिल वस्तु के लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। पिता का नाम क्या? सुधोधन। कपिल वस्तु के शाक्य गण के प्रधान थे। माता का नाम क्या था? महामाया। कोली गणराज की कन्या थी। कोली गणराज की कन्या। पालन पोषण मौसी प्रजापति गौतमी द्वारा किया गया था। पालन पोषण किसका था? मौसी प्रजापति गौतमी द्वारा किया गया है। पत्नी का नाम क्या है? यशोधरा। अन्य नाम क्या है? भद्रकच्छा गोपा बिम्बा। पुत्र का नाम क्या है? राहुल। पुत्र का नाम क्या है? राहुल। घोड़े का नाम क्या है? कंथक। घोड़े का नाम क्या है? कंथक। सारथी। सारथी का नाम क्या है? चांड चन्ना। सारथी का नाम क्या है? चांड चन्ना। मृत्यु 483 ईसा पूर्व मल्लो की राजधानी कुशीनगर में। 483 ईसा पूर्व मल्लो की राजधानी कुशीनगर में। सिद्धार्थ का विवाह 16 वर्ष की आयु में हो गया था। सिद्धार्थ का विवाह कितने वर्ष में? 16 वर्ष की आयु में हो गया था। सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में सांसारिक समस्याओं से व्यवस्थित होकर गृह त्याग दिया। सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में सांसारिक समस्याओं से व्यवस्थित होकर गृह त्याग दिया। बुद्ध के जीवन के घटनाक्रम एवं उसके प्रतीक। बुद्ध के जीवन के घटनाक्रम एवं उसके प्रतीक के बारे में। घटना और प्रतीक। जन्म और कमल। जन्म और कमल। यवन सांड। यवन किसके लिए? सांड के लिए। गृह त्याग महाभिनिष्क्रमण घोड़ा। महाभिनिष्क्रमण घोड़ा। अब ज्ञान प्राप्ति संबोधित है पीपल। पीपल बोधि वृक्ष। पीपल बोधि वृक्ष। प्रथम उपदेश है धर्मचक्र प्रवर्तन चक्र के लिए। मृत्यु महापरिनिर्माण पदचिन्ह स्तूप के लिए है। बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम। बुद्ध के प्रथम गुरु कौन है? अलार कलाम वैशाली। द्वितीय गुरु कौन है? रुद्रक रामपुर राजगिरी के। 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना नदी पुनपुन नदी के किनारे बोधगया बिहार के उरुबेला नामक स्थान पर पीपल बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसी दिन से वे तथागत हो गए। 6 वर्ष की तपस्या के पश्चात ज्ञान की प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध
के नाम से प्रसिद्ध हुए। ज्ञान की प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्हें शाक्य मुनि और लाइट ऑफ एशिया, एशिया के ज्योतिष पुंज के नाम से भी जाना जाता है। अब है बौद्ध धर्म। क्या है बौद्ध धर्म? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? महात्मा बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? महात्मा बुद्ध। अब है बुद्ध का अर्थ है प्रकाशमान अथवा जागृत होता है, जागृत होता है। अब आषाढ़ की पूर्णिमा को बुद्ध ने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना पहला उपदेश वाराणसी के मृगदाव, वर्तमान में सारनाथ में दिया था। बुद्ध ने सर्वप्रथम तपस्सु भल्लिक नामक 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म का अनुयायी बताया है। बिम्बिसार, उदय एवं प्रसेनजित बुद्ध के प्रमुख अनुयायी थे। बिम्बिसार जो थे उदयन एवं प्रसेनजित बुद्ध के क्या थे? प्रमुख अनुयायी थे। बुद्ध के अनुयायियों के 2 भाग भिक्षु एवं भिक्षुणी और उपासक एवं उपासिका में बांटा गया है। अब गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध धर्म मानने वाले लोगों को उपासक कहा जाता है। गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध धर्म के मानने वाले लोगों का उपासक कहा जाता है। अब सारीपुत्र मुदगलयान, आनंद एवं उपाली बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे। सारीपुत्र मुदगलायन, आनंद एवं उपाली बुद्ध के क्या थे? प्रमुख शिष्य थे। बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य कौन थे? अनंत थे। बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य कौन थे? अनंत थे। ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष बुद्ध ने अंगुलीमाल नामक डाकू से अपना शिष्य बनाया। ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष बुद्ध ने अंगुलीमाल नामक डाकू को अपना शिष्य बनाया। अब बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ है। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य दुख समुदाय, दुख निरोध है और दुख निरोधागामिनी प्रतिपाद है। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य है दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोधगामिनी प्रतिपादक है। अब है बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग। बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग है सम्यक दृष्टि, वस्तु के वास्तविक स्वरूप की समझ। वस्तु के साम्यक दृष्टि का मतलब हुआ वस्तु के वास्तविक स्वरूप का समझ का मतलब। सम्यक संकल्प का मतलब लोभ, द्वेष, हिंसा से मुक्त विचार। सम्यक वाक्य अब अप्रिय वचनों का त्याग है। सम्यक वाक्य अप्रिय वचनों का त्याग है। सम्यक कर्मांत जो है सत्कर्म का पालन करना, सत्कर्म का पालन करना। सम्यक आजीवन सदाचार युक्त आजीविका, सदाचार युक्त आजीविका। सम्यक व्यायाम मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य है। सम्यक स्मृति सात्विक भाव है। सम्यक स्मृति क्या? सात्विक भाव है। सम्यक समाधि है मन को एकाग्रित करना, मन को एकाग्रित करना। बौद्ध संघ एवं कार्य प्रणाली, बौद्ध संघ एवं कार्य प्रणाली। संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता है, यानी संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता है। संघ की सदस्यता लेने वाले को पहले श्रम का दर्जा मिला था और 10 वर्षों बाद जब उसकी योग्यता स्वीकृत हो जाती थी तब उसे भिक्षु का दर्जा मिलता था। अब संघ में अल्प व्यस्त, चोर, हत्यारा, ऋणी व्यक्ति, दास और रोगी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित था। संघ की सभा की वैध कार्रवाई के लिए न्यूनतम संख्या कोरम 20 थी। कितनी थी? 20। प्रत्येक 15वें दिन पूर्णिमा और अमावस्या को सायं उपोषत नामक सभा होती थी जिसमें प्रतिपोक्ष का पाठ किया जाता था। अब वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा अपराध स्वीकारोक्ति समारोह पौरन कहलाता था। बौद्धों के लिए महीने के 4 दिन अमावस्या, पूर्णिमा और 2 चतुर्थी दिवस उपवास के दिन होते थे। बौद्धों का सबसे पवित्र एवं महत्वपूर्ण दिन या त्यौहार वैशाली की पूर्णिमा है जिसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन का अत्यधिक महत्व है क्योंकि इसी दिन बुद्ध को जन्म, ज्ञान एवं महापरिनिर्वाण का प्रतीक हुई थी। अब महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र में विनाश
के लिए निम्नलिखित कारकों का जिम्मेदार माना था। बाढ़, अग्नि एवं आंतरिक कलह है। बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेशों को बौद्ध धर्म एवं धम्म कहा गया है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में? पाली भाषा में दिए हैं। अब बुद्ध ने मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया है। बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियों को संगठन को संघ कहा गया है। बुद्ध आत्मा और ईश्वर को अस्तित्व में विश्वास नहीं रखते थे। अब बौद्ध धर्म पूर्ण जन्म में विश्वास करता था। बौद्ध धर्म पूर्ण विश्वास करता था। बौद्ध धर्म में 3 संप्रदाय हीनयान, महायान और वज्रयान है। बौद्ध धर्म में 3 संप्रदाय हीनयान, महायान और वज्रयान है। हीनयान संप्रदाय के लोग पाली भाषा, जबकि महायान संप्रदाय के लोग संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। अब बौद्ध साहित्य क्या है? बौद्ध साहित्य मुख्यतः त्रिपिटकों में समाहित है। बौद्ध साहित्य जो है कहाँ समाहित है? त्रिपिटकों में समाहित है। यह पाली भाषा में लिखित है। इसमें 17 ग्रंथों का समावेश है। इसमें कितने ग्रंथ? 17 ग्रंथों का समावेश है। ये त्रिपिटक है। पहला है शुद्ध पिटक। इसमें बुद्ध के धार्मिक उपदेशों का संग्रह है। इसका संकलन आनंद के द्वारा किया गया था। अब विनय पिटक। इसमें बौद्ध संघ के नियमों का वर्णन है। इसका संकलन उपाली द्वारा किया गया था। अभिधम्म पिटक। इसमें बौद्ध दर्शन की चर्चा है। इसका संकलन मोगलीपुत्तिस्त के द्वारा किया गया था। इसमें बौद्ध दर्शन का चर्चा है। इसका संकलन मोगलीपुत्तिस्त के द्वारा किया गया था। अब बुद्ध के संबंध में नैतिक शिक्षा प्रदान करने वाली सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जातक कथा है जो बुद्ध के पूर्व जन्म तथा बुद्धकालीन धार्मिक, सामाजिक एवं आर्थिक जीवन पर आधारित है। गृहस्थों के लिए केवल 5 शील तथा भिक्षुओं के लिए 10 शील का मानना अनिवार्य था। बौद्ध धर्म में 10 शील आचरण थे। आचरण थे। पहला है सत्य, दूसरा असत्य, तीसरा है अहिंसा, चौथा है अपरिग्रह, 5वां है ब्रह्मचर्य और 6ठा है व्यक्तिचार। क्या है? व्यभिचार यानी आदि से दूर रहना। 7वां है असमय भोजन का त्याग और 8वां है कोमल शैया का त्याग। 9वां है श्रृंगार प्रसाधनों का त्याग। 10वां है मद्य सेवन नहीं करना। ठीक है। अब जातक कथाएं पाली भाषा में लिखी गई थी। जातक कथाएं किस में लिखे गए थे? पाली भाषा। बुद्ध चरित्र क्या है? बुद्ध चरित्र तथा सौंदरानंद महाकाव्य संस्कृत भाषा में अश्वघोष द्वारा लिखित है। बुद्ध चरित्र तथा सौंदरानंद महाकाव्य संस्कृत भाषा में अश्वघोष द्वारा लिखित है। अब समुत्पाद यानी बुद्ध के उपदेशों का सार है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की आयु में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुई थी। एक किंवदंती के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन्हें 8 स्तूपों का निर्माण करवाया गया। 8वां स्तूप है मगध वैशाली, कपिल वस्तु, अलकप, रामग्राम, बेठ द्वीप, पावा और पिपली वन है। वसुमित्र द्वारा संस्कृत भाषा में रचित महाभिभाव एक उच्च कोटि बौद्ध ग्रंथ है। अब महायान संप्रदाय की ग्रंथ ललित विस्तार में महात्मा बुद्ध के जीवन का उल्लेख मिलता है। महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कुशीनगर में सुबुद्ध को दिया था। बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला बुद्ध की सौतेली माता मौसी गौतमी प्रजापति थी। अब है बौद्ध संगति। क्या है? देख लेते हैं बौद्ध संगति। बौद्ध संगतियाँ 4 गो होते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। प्रथम जो होता है राजगिरी में हुआ था, सप्तर्णी गुफा में। कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। शासनकाल था अजातशत्रु, हरेक वंश के थे। कौन? अजातशत्रु। अध्यक्ष था महाकश्यप। कौन है? महाकश्यप। कार्य था शुद्ध पिटक एवं विनय पिटक।
का संकलन। द्वितीय जो हुआ था कहाँ हुआ था? वैशाली में 383 ईसा पूर्व में। शासनकाल था, उस शासनकाल था कालाशोक का, शिशुनाग वंश के। और अध्यक्ष कौन थे? साबा कामी। कार्य था बौद्ध संघ स्थिवर एवं महासंधिक अविभाजित। तृतीय जो था पाटलिपुत्र में। कब हुआ था? अवधि 250 ईसा पूर्व में। शासनकाल था अशोक मौर्य वंश। अध्यक्ष थे मुगली पुतीस्त। कार्य था तीसरा पीटक अभिधम पीटक जोड़ा गया है। चतुर्थ है कुंडलवन कश्मीर। लगभग कब किस अवधि में? लगभग ईसा की प्रथम शताब्दी में। शासनकाल था कनिष्क कुषाण वंश से। वसुमित्र इसका अध्यक्ष थे, अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। कार्य क्या था? बौद्ध धर्म का हीनयान एवं महायान संप्रदाय में विभाजन हो गया था। ठीक है, अब आते हैं जैन धर्म के बारे में। क्या है जैन धर्म के बारे? जैन धर्म, ठीक है, जैन धर्म। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। उन्होंने आदिनाथ वृषभनाथ भी कहा जाता है। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। उन्हें आदिनाथ एवं वृषभनाथ भी कहा जाता है। ऋषभदेव की मृत्यु 28वें कैलाश पर्वत पर हुई थी। ऋषभदेव का उल्लेख श्रीमद् भगवत में भी मिलता है। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ। काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। पार्श्वनाथ को सम्मेद पर्वत पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पार्श्वनाथ 30 वर्ष की आयु में ही गृह त्याग कर बैरागी बन गए थे। पार्श्वनाथ के अनुयायियों को निग्रंथी कहा जाता है। ठीक है, अब पार्श्वनाथ के जैन धर्म में स्त्रियों की प्रवेश दिया गया था। जैन धर्म में स्त्री संघ की अध्यक्षता पुष्पचूला का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के केसी सूक्त में भी कुछ जैन तीर्थकारों का उल्लेख मिलता है। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक एवं अंतिम 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी जीवन परिचय। महावीर स्वामी और जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में। न्यू एनसीईआरटी के अनुसार 599 ईसा पूर्व है। अब बचपन का नाम क्या है? वर्धमान है। बचपन का नाम क्या है? वर्धमान में। अब स्थान जो है कुंडग्राम, वैशाली बिहार में। कुंडग्राम कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली बिहार में हुआ था। पिता का नाम क्या है? सिद्धार्थ वज्जी संघ के ज्ञात्री कुल के प्रधान थे। माता का नाम क्या है? त्रिशला लिच्छवी शासक चेतक की बहन थे। पत्नी का नाम क्या है? यशोदा कुंडिन गोत्र की कन्या थे। पुत्री कौन है? प्रियदर्शना अनुज्या। प्रियदर्शना अनुज्या थी। अब दामाद कौन थे? जमाली जमाली। गृह त्याग क्या है? 30 वर्ष की आयु में बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से। अब है ज्ञान प्राप्ति कैवल्य। 12 वर्ष की तपस्या के बाद 42 वर्ष की आयु में जिरिम्भिक ग्राम में रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। ठीक है, मृत्यु निर्माण 468 ईसा पूर्व बिहार के पावापुरी में। न्यू एनसीईआरटी के अनुसार 527 ईस्वी में। यानी नई एनसीईआरटी कब हुआ? 527 में। और इनका निर्माण जन्म मरे कब थे? पुराने के तरह 468 ईसा पूर्व में। अब शिष्य जो है मखलीपुत्र गोसाल आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। मखलीपुत्र गोसाल जो थे आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। अब महावीर स्वामी ने पावापुरी में जैन संघ की स्थापना की थी। महावीर स्वामी ने पावापुरी में जैन संघ की स्थापना की थी। महावीर स्वामी ने 11 शिष्य थे। महावीर स्वामी के 11 शिष्य थे जिन्हें गणधर कहा जाता था। महावीर के जीवन काल में ही 10 गणधरों की मृत्यु हो गई। महावीर के बाद केवल सुधर्मन जीवित था। महावीर ने अपना पहला उपदेश राजगीर के विपुलगिरी स्थान पर दिया था। जैन धर्म पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करता था। जैन धर्म ईश्वर के अस्तित्व में नहीं बल्कि आत्मा में अस्तित्व में विश्वास करता था। अब जैन धर्म के अनुसार सृष्टि का निर्माण 6 द्रव्यों जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश तथा काल से मिलकर बना हुआ है। जैन धर्म के 5 महाव्रत अहिंसा, जीवन की हत्या, हिंसा नहीं करना, सत्य सदा सत्य बोलना,
अपरिग्रह संपत्ति इकट्ठा न करना, असत्य चोरी न करना, ब्रह्मचर्य इंद्रियों का वश में करना। महावीर ने 5वां व्रत ब्रह्मचर्य दिया, जबकि शेष 4 व्रत पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित थे। अब अनेकांतवाद, स्यादवाद या सप्तभंगीय को ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत कहा जाता है। अब जैन धर्म के त्रिरत्न: सम्यक दर्शन वास्तविक ज्ञान, समय ज्ञान सत्य का विश्वास, सम्यक आचरण सांसारिक विषयों में उत्पन्न सुख दुख के प्रति संभव। जैन धर्म के 18 पाप माने जाते हैं, जो है हिंसा, असत्य, चोरी, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, मैथुन और दोषारोपण। ये सब क्या है? जैन धर्म के 18 पाप माने जाते हैं। चुगली, असमय में रति, पर निंदा, कपटपूर्ण मिथ्या दर्शन रूपी शल्य। अब मौर्य काल में जैन धर्म 2 भाग दिगंबर एवं श्वेतांबर संप्रदाय में विभक्त हो गया था। अब भद्रबाहु में शिष्यों को दिगंबर तथा स्थूलभद्र के शिष्यों को श्वेतांबर कहा गया है। दिगंबर वे हैं जो नग्ना अवस्था में रहते हैं और श्वेतांबर वे हैं जो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। अब जैन संगतियाँ क्या है? जैन संगतियों के बारे में जानते हैं। जैन संगतियाँ पहला जो हुआ था 300 ईसा पूर्व में, कुछ स्रोतों में 322 ईसा पूर्व में, यानी कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र बिहार में। अध्यक्ष कौन है? स्थूलभद्र। कार्य जो है जैन धर्म का 2 संप्रदाय में विभाजन, श्वेतांबर और दिगंबर में। द्वितीय जो हुआ था 512 ईस्वी में, जो कि कहाँ हुआ था? बल्लाभी गुजरात में। अध्यक्ष कौन थे? देवअधि क्षमा श्रवण। 11 अंगों की लिपि बुद्ध बंद किया गया है। ठीक है। अब है महावीर स्वामी के समकालीन शासक बिंबिसार, चंड प्रद्योत, अजातशत्रु, उदयन, दधिवाहन एवं चेतक थे। ये सभी जैन धर्म के अनुयायी थे। जैन धर्म के प्रमुख अनुयायी शासक उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य और खारवेल इत्यादि हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ। महावीर स्वामी के मृत्यु के पश्चात श्वेतांबर एवं संप्रदाय के आचार्यों ने आगम ग्रंथों की रचना की थी। अब है प्रमुख जैन ग्रंथ। आचारांग सूत्र जैन भिक्षुओं के आचार नियम का वर्णन है। अब है भगवती सूत्र महावीर के जीवन काल की चर्चा। न्याय धम कहा सूत्र महावीर के शिक्षाओं का संग्रह। उवासक दासाओं विन शासक तोरमान की चर्चा। भद्रबाहु चरित्र चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यकाल का वर्णन। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहता है? आगम कहा जाता है, जिसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 क्षेत्र सूत्र, 4 मूल सूत्र, 1 नंदी सूत्र एवं 1 अनुयोग द्वारा है। भद्रबाहु ने कल्पसूत्र में संस्कृत में लिखा है, जिसमें तीर्थंकरों का जीवन चरित्र का वर्णन मिलता है। अब भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। भगवती सूत्र में कितना महाजनपद है? 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। अब देखते हैं जैन धर्म तीर्थकर एवं उनके प्रतीक। जैन धर्म तीर्थकर एवं उनके प्रतीक। तीर्थकर प्रतीक, तीर्थकर प्रतीक। ठीक है। ऋषभ देव प्रथम जो थे वैशव बैल, अजितनाथ द्वितीय जो थे गज, संभवनाथ तृतीय जो था अश्व से थे। अब सुपार्श्वनाथ जो थे सप्तम, जो कि स्वास्तिक से थे। चंद्र प्रभु 8वां जो थे चंद्र से थे। सुविधानाथ 9वां जो थे मकर से। वसु पूज्य 12वां जो थे भैंस सुभुमा। अब शांतिनाथ 16वें जो थे मृग हिरण से। अरनाथ 18वें से मीन से थे। मल्लीनाथ जो 19वां थे एकमात्र स्त्री संतति कलश। नेमिनाथ नामीनाथ 21वें जो थे नीलकमल। अरिष्टनेमी 22वें जो थे शंख से थे। पार्श्वनाथ 23वें जो थे
सर्पफर्ण से थे। महावीर 24 जो सिंह से संबंधित है। अब है नोट दिया हुआ है, जैन तीर्थकर ऋषभदेव एवं वरिष्ठ नेमि ने के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। जैन धर्म के 10वें तीर्थकर शीतलनाथ का जन्म चतरा जिले वर्तमान झारखंड के इटखोरी प्रखंड से 35 किलोमीटर दूर पूर्व में भदुली ग्राम में हुआ था। जैन धर्म के 12वें तीर्थकर वसुपूज्य का जन्म चंपा नगरी भागलपुर के निकट में हुआ था। जैन धर्म के 19वें तीर्थकर मलिकनाथ का जन्मभूमि मिथिला थे। जैन धर्म के 20वें तीर्थकर सुब्रतनाथ का जन्म राजगिरी में हुआ था। अब आते हैं मगध साम्राज्य। क्या है मगध साम्राज्य के बारे में? मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। मगध का सर्वप्रथम वर्णन अथर्ववेद में मिलता है। वैदिक साहित्य में मगध को लोगो हेतु वात्य शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ होता है पतित। क्या होता है? पतित। इसकी स्थिति मूलतः दक्षिण बिहार के क्षेत्र में थी। आधुनिक पटना एवं गया जिले इसी में शामिल थे। अब इसकी राजधानी राजगिरी कालांतर में पाटलिपुत्र थी, जो 5 पहाड़ियों से घिरे थे। अब देख लेते हैं मगध की सीमा। मगध की सीमा जो थी, उत्तर में गंगा नदी, पूर्व में चंपा नदी, विंध में पर्वत नदी और पश्चिम में सोन नदी थी। ठीक है। अब बृहद्रथ वंश के बारे में आते हैं। कौन बड़ा? बृहद्रथ वंश। बृहद्रथ वंश जो था, बृहद्रथ वंश इस वंश की स्थापना की। बृहद्रथ ने बृहद्रथ वंश की स्थापना की। बृहद्रथ की राजधानी को वसुमती या गिरिब्रज अथवा कुशीग्राम के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है। अब बृहद्रथ का पुत्र जरासंध एक पराक्रमी शासक था। बृहद्रथ का पुत्र कौन था? जरासंध। बृहद्रथ का पुत्र कौन था? जरासंध, जो कि एक पराक्रमी शासक था। श्री कृष्ण की सहायता से पांडव पुत्र भीम ने जरासंध को मल्ल युद्ध में मार दिया। अब रिपुंजय। कौन है? रिपुंजय इस वंश का अंतिम शासक था। रिपुंजय जो था बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक, यानी बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक कौन था? रिपुंजय। कौन था? रिपुंजय। अब आते हैं हर्यक वंश। कौन वंश? हर्यक वंश के बारे में। हर्यक वंश जो था 545 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक। संस्थापक जो था बिंबिसार। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। हर्यक वंश की राजधानी कहाँ थी? गिरिब्रज राजगिरी। हर्यक वंश के प्रमुख शासक कौन था? बिंबिसार, उदयन। हर्यक वंश का प्रमुख शासक कौन था? बिंबिसार और उदयन। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक। अब हर्यक वंश से जुड़े प्रमुख तथ्य के बारे में जानते हैं। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार मगध का प्रथम वंश कौन था? हर्यक वंश, जिसका कहीं कहीं हर्यक या हर्यान वंश के रूप में भी उल्लेख हुआ है, और यह प्रथम शासक बिंबिसार था। इस वंश के बिंबिसार एवं अजातशत्रु महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। इस वंश के पितृहंता वंश के रूप में भी जाना जाता है। अब बिंबिसार 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व। बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार ने 15 वर्ष की आयु में सिंहासन प्राप्त किया। इस वंश के अधीन मगध का साम्राज्य विस्तार आरंभ हुआ। अब जैन साहित्य में इसे श्रेणिक सोनिक कहा गया है। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध के द्वारा अपने राज्य का विस्तार किया। प्रथम विवाह कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन कौशला देवी से किया है, जिससे दहेज में काशी का प्रांत प्राप्त हुआ। काशी का प्रांत प्राप्त हुआ है। द्वितीय विवाह लिच्छवी गणराज्य के शासक चेतक की बहन चेलना के साथ विवाह हुआ। द्वितीय विवाह जो है लिच्छवी गणराज्य के शासक चेतक की बहन चेलना के साथ विवाह किया। तृतीय विवाह जो था मध्य प्रदेश पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से विवाह किया। मध्य प्रदेश पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से विवाह किया। बिंबिसार ने अंग राज्य को मगध राज्य में मिला लिया। मगध राज्य में मिला लिया बिंबिसार ने। अब बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती नरेश चंड प्रघोत की पीलिया रोग से के उपचार हेतु भेजा था। बिंबिसार प्रथम शासक था जिन्होंने अस्थायी सेना रखे थे। बिंबिसार एक प्रथम शासक था जिसने अस्थायी सेना रखे थे।
बिम्बिसार ने राजगिरी नामक नवीन नगर की स्थापना की थी। बिम्बिसार ने राजगिरी नामक नवीन नगर की स्थापना किसने की थी? राजगिर बिम्बिसार ने। राजगिरी का वास्तुकार महागोविंद था, यानी राजगिरी का वास्तुकार कौन था? महागोविंद। बिम्बिसार ने ही सर्वप्रथम अपनी सेना में हाथियों का प्रयोग किया था। बिम्बिसार ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। बिम्बिसार ने क्या किया? बौद्ध धर्म ग्रहण किया, परंतु जैन और ब्राह्मण धर्म के प्रति भी उसका सहिष्णुता बनी रही है। अब बिम्बिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी और वह 492 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठ गया। अब आते हैं अजातशत्रु। 492 ईस्वी से 460 ईस्वी तक, ईसा पूर्व तक अजातशत्रु जो था 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक। अजातशत्रु को कुनिक के नाम से भी जाना जाता है। अजातशत्रु क्या कहा जाता है? कुनिक के नाम से भी जाना जाता है। अजातशत्रु के समय में कोसला के मगध का संघर्ष छिड़ गया। बिम्बिसार की मृत्यु के पश्चात उसकी पत्नी कोसल देवी की भी दुख से मृत्यु हो गई। बहन कोसल देवी की मृत्यु से प्रसन्नजित बड़ा क्रोधित हुआ और मगध को दिए गए काशी के अनेक ग्रामों को पुनः अपने अधिकार में ले लिया, जो दोनों राज्यों में संघर्ष का कारण बना। अब एक कौशल और मगध के बीच संघर्ष में प्रसन्नजित पराजित हुआ तथा उसने भागकर श्रावस्ती में शरण ली। कौशल और मगध के बीच संघर्ष में प्रसन्नजित पराजित हुआ, उसने भागकर श्रावस्ती में शरण ली। अब दूसरी बार युद्ध अनिर्णित रहा तथा प्रसन्नजित ने अपनी पुत्री वाजीर का विवाह अजातशत्रु से कर संघर्ष समाप्त किया। दूसरी बार युद्ध अनिर्णित रहा तथा प्रसन्नजित ने अपनी पुत्री वाजीर का विवाह अजातशत्रु से कर संघर्ष समाप्त किया। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के अनुसार अजातशत्रु ने अपने कूटनीतिज्ञ मंत्री वर्षाकर की सहायता से वज्र संघ के सदस्यों में फूट डालकर उसकी शक्ति को कमजोर कर दिया। तत्पश्चात उसने वैशाली लिच्छवी पर आक्रमण कर उसे जीत लिया और मगध साम्राज्य में मिला लिया। वज्र संघ के विरुद्ध अभियान के क्रम में अजातशत्रु ने दो नए शत्रुओं महाशिलाकंटक और रथमूसल का प्रयोग किया। लिच्छवियों को पराजित करने के बाद अजातशत्रु ने मल्ल संघ का पर आक्रमण कर उसे परास्त किया और मगध साम्राज्य में मिला लिया। अब मध्यम निकाय के अनुसार अवंती नरेश चंड प्रगोद के द्वारा आक्रमण किए जाने की आशंका को ध्यान में रखते हुए अजातशत्रु ने राजगीर को इस सुरक्षा हेतु किलाबंदी करवाई, जिनकी दीवारों के अवशेष आज भी विद्यमान है। अब भाष्य के अनुसार अजातशत्रु ने वैवाहिक संबंध के द्वारा वत्स को अपना मित्र बना लिया। बौद्ध तथा जैन दोनों ही ग्रंथ अजातशत्रु को अपने अपने मत का अनुयायी मानते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वे पहले वह जैन धर्म से प्रभावित थे, परंतु बाद में बौद्ध हो गया। अब भरहुत स्तूप की एक वेदिका के ऊपर अजातशत्रु का भगवान बुद्ध की वंदना करने संबंधी लेख अजातशत्रु भगवती वंदते उत्कीर्ण मिलता है, जो उसके बौद्ध होने का पुरातात्विक प्रमाण है। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात अजातशत्रु ने उनके अवशेषों पर राजगिरी में स्तूप का निर्माण करवाया था। अब इसके शासनकाल में राजगिरी की सप्तर्षि गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। सिंहली अनुश्रुतियों के अनुसार उसने लगभग 32 वर्षों तक शासन किया। लगभग 460 ईसा पूर्व में अपने पुत्र उदय द्वारा मार डाला गया। उल्लेखनीय है कि अजातशत्रु ने मगध के सम्राट रहते हुए 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध ने कुशीनारा में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया तथा महावीर का निधन 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में हुआ है। अब है उदयन 460 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व। अब उदयन के बौद्ध ग्रंथों में पितृहंता, जैन ग्रंथों में पितृभक्त कहा गया है। जैन ग्रंथों में उसकी माता का नाम पद्मावती मिला है।
अब उदयन अजातशत्रु के शासनकाल में चंपा का राज्यपाल था। उदयन जैन मतानुयायी था। उदयन ने गंगा तथा सोन नदियों के संगम तट पर पाटलिपुत्र कुसुमपुर नामक नगर की स्थापना की तथा उसने राजगिरी में मगध की राजधानी को हटाकर पाटलिपुत्र में स्थापित किया। अब उपदेश सुनने के दौरान उदयन को अवंती के राजा पोलक ने धोखे से उसके पुत्रों द्वारा हत्या करवा दिया। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार उदयन के 3 पुत्र थे, अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक। इन्हें भी पितृहंता कहा गया है। अब नोट है, हर्यक वंश का अंतिम राजा नागदशक था। इसको उसके अमात्य शिशुनाग ने पदच्युत कर मगध की गद्दी पर अधिकार कर लिया और शिशुनाग नामक एक नए वंश की नींव रखी थी। अब शिशुनाग वंश 412 ईसा पूर्व में 344 ईसा पूर्व तक। अब संस्थापक, राजधानी, प्रमुख शासक, प्रमुख घटनाक्रम, अंतिम शासनकाल। संस्थापक शिशुनाग, राजधानी का वैशाली पाटलिपुत्र, प्रमुख शासक शिशुनाग कालाशोक, प्रमुख घटनाक्रम द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन, बुद्ध धर्म के स्थिवर तथा महासांधिक 2 भागों में विभाजन, अंतिम शासक नंदीवर्धन था। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? नंदीवर्धन। अब शिशुनाग यानी 412 ईसा पूर्व से 340 ईसा पूर्व। शिशुनाग ने जज सहयोग से 412 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग की सर्वश्रेष्ठ सफलता अवंती पर विजय थी। अवंती इस पर विजय के साथ इन दोनों राज्यों को मगध लगभग 1 शताब्दी पुरानी प्रतिद्वंदिता समाप्त हुई। इसी समय वत्स एवं कौशल को भी मगध साम्राज्य में शामिल कर लिया गया। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित की। अब है कालाशोक। क्या है? कालाशोक के बारे में आते हैं। कालाशोक 394 ईसा पूर्व से 366 ईसा पूर्व। इसे पुराण तथा दिव्यावदान में काकवर्ण कहा गया है। इसमें वैशाली के स्थान पर पुनः पाटलिपुत्र को अपना राजधानी बनाई है। इसी के काल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ। इसी समय बौद्ध संघ 2 भागों स्थविर तथा महासंधिक में बट गया। अब वाणभट्ट रचित हर्षचरित्र के अनुसार कालाशोक की हत्या महापद्मनंद नामक व्यक्तियों ने 366 ईसा पूर्व में चाकू मारकर कर दी। कालाशोक ने 28 वर्षों तक शासन किया। अब महाबोधि वंश के अनुसार कालाशोक के बाद उसके 10 पुत्रों ने मगध पर 366 से 344 ईसा पूर्व में 22 वर्षों तक शासन किया। इस वंश का अंतिम शासक कौन? नंदीवर्धन। अब नंद वंश के बारे में आते हैं। नंद वंश का था 344 ईसा पूर्व से 321 ईसा पूर्व तक। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मनंद। नंद वंश की राजधानी कहाँ थे? पाटलिपुत्र। नंद वंश का प्रमुख शासक कौन था? महापद्मनंद घनानंद। नंद वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? घनानंद। शिशुनाग वंश के शासक नंदीवर्धन का वध एक शूद्र दासी के पुत्र महापद्मनंद ने कर दी और नंद वंश की स्थापना की। नंद वंश में कुल 9 राजा हुए और इसी कारण इन्हें नवनंद कहा जाता है। अब महापद्मनंद यह गैर क्षत्रिय शूद्र शासकों में प्रथम था। इसने प्रथम बार कलिंग की विजय की। महापद्मनंद को सर्वक्षत्रांत क्षत्रिय का नाश करने वाला कहा गया है। इसे करली का अंश तथा भार्गव भी कहा जाता है। महापद्मनंद ने एकराट की उपाधि धारण की। पाली ग्रंथों में महापद्मनंद को उग्रसेन कहा गया है। पुराणों में उसे परशुराम का दूसरा अवतार बताया गया है। यानी पुराणों में इसे क्या कहा गया? परशुराम का दूसरा अवतार बताया गया है। अब उसे शूद्र व दासी पुत्र भी बताया गया है। उसे इक्ष्वाकु, पंचाल, कुरु, हैव, कलिंग, सूरसेन, मैथिली, अस्मक, बीतिहोत्र आदि राज्यों का शासक बताया गया है। व्याकरण के महान विद्वान पाणिनि महापद्मनंद के समकालीन थे। इसके द्वारा उड़ीसा विजय के बाद वहां खुदवाई गई नहर का वर्णन खारवेल ने अपनी हाथी गुफा अभिलेख में किया है।
अब है घनानंद, यह सिकंदर का समकालीन था। ग्रीक या यूनानी लेखकों ने इसे अग्रमीज कहा है। अब इसके समय ही यूनानी शासकों सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 324 ईसा पूर्व में किया। नंद वंश के सैन्य बल विशेषकर हस्ती सेना के कारण ही सिकंदर के सैनिकों ने ब्यास नदी के तट को पार करने से इनकार कर दिया था। नंद वंश के सैन्य बल विशेषकर हस्ती सेना के कारण ही सिकंदर के सैनिकों ने ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था, जिसके कारण सिकंदर का भारत पर विजय अभियान अधूरा रह गया। अब 326 ईसा पूर्व में मकदूनिया यूनान के शासक सिकंदर का भारत आक्रमण होता है। सिंधु नदी को पार करके सिकंदर झेलम विस्तार के तट पर आ जाता है। यहीं उसका पोरस से युद्ध होता है, जिससे वितस्ता हाइडेस्पीज का युद्ध कहते हैं। सिकंदर भारत में लगभग 19 महीने रहा है। सिकंदर के विजय अभियान का उल्लेख एरियन द्वारा लिखित एनाबेसिस ऑफ अलेक्जेंडर से प्राप्त होता है। अब उल्लेखनीय है कि अरिस्टोबुलस और नेसिक्रेटस एवं निरियाकस सिकंदर की सेना के साथ आने वाले इतिहासकार थे। घनानंद के जन आमत्य सकटाल एवं स्थूलभद्र थे। अब किंवदंतियों के अनुसार घनानंद के चाणक्य को अपमानित किया था। अब घनानंद ने अपने दरबार में विद्वान ब्राह्मण चाणक्य का अपमान किया था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से घनानंद की हत्या करवा दी। अब नंद वंश के पतन के बाद चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में मौर्य वंश की स्थापना हुई। अब मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मौर्यों की वंश संबंधित सूचना के संदर्भ में विभिन्न स्रोतों के द्वारा भिन्न भिन्न मत प्राप्त होते हैं। अब महावंश टीका के अनुसार मौर्य शासक मौर्य क्षत्रिय थे। बौद्ध परंपरा में भी मौर्यों का क्षत्रिय माना गया है। ब्राह्मण ग्रंथों में दिए गए विवरणों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य नंदराज के शूद्र पत्नी का पुत्र था। विष्णु पुराण तथा मुद्रा राक्षस के अनुसार भी मौर्य वंश का शूद्र एवं कुलहीन बताया गया है, जबकि अस्पुनर के अनुसार मौर्य पारसिक थे। विशाख 10 की रचना मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को भीषण कहा गया है। कुछ विद्वानों के अनुसार भीषण शूद्र को कहा जाता है। जैन परंपरा मौर्यों को निम्न जाति से संबंधित मानी जाती है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना में चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त का महत्वपूर्ण योगदान था। उन्होंने नंद वंश का पतन कर नवीन राजवंश की स्थापना के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को प्रेरित किया और उनकी सहायता की। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी, जिसका संबंध राजनीतिक व्यवस्था से है। चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है तथा अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली की रचना द प्रिंस से की जाती है। अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण तथा 180 प्रकरण है। इस ग्रंथ में इसके श्लोकों की संख्या 14,000 बताई गई है। चंद्रगुप्त मौर्य 321 से 298 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य भारतीय इतिहास का प्रथम महान सम्राट था। उसने चाणक्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की। अब 305 ईसा पूर्व के आसपास सेल्यूकस निकेटर से चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध हुआ था। युद्ध परांत हुई संधि से चंद्रगुप्त को एरिया, हेरात, अराकोसिया, कंधार, जेड्रोसिया, मकरान, बलूचिस्तान तथा पेलोपोनेसाई, काबुल क्षेत्र प्राप्त हुआ। साथ ही यूनानी राजकुमारी हेलेना से विवाह भी हुआ। पश्चिमोत्तर सीमा प्रदेश को यूनानियों से मुक्त कराने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारतीय इतिहास में मुक्तिदाता के नाम से जाना जाता है। अब स्ट्रैबो एवं जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य सैंड्रोकोटस एवं प्लूटार्च व एरियन ने एंड्रोकोटस कहा है। विलियम जोन्स ने सर्वप्रथम सैंड्रोकोटस की पहचान भारतीय ग्रंथों में वर्णित चंद्रगुप्त मौर्य से की है।
सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। मेगास्थनीज सेल्यूकस का दूत बनकर मौर्यों का राजधानी पाटलिपुत्र आया तथा इसकी इंडिका नामक पुस्तक लिखी, जिसमें मौर्य काल के प्रश्न का प्रशासन, समाज और अर्थव्यवस्था का वर्णन किया गया है। इस पुस्तक में पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा के नाम से भी संबोधित किया गया है। अब मेगास्थनीज के अनुसार नगर एवं सैनिक प्रशासन के देखरेख हेतु 5-5 लोगों की 6 समितियां थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्रशासन के संदर्भ में 28 अध्यक्षों एवं 18 तीर्थों का उल्लेख मिलता है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत में सर्वप्रथम एक केंद्रीकृत प्रशासनिक प्रणाली स्थापित की है। उसके प्रशासन का पूर्ण विवरण चाणक्य अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ में मिलता है। अब आते हैं मौर्य प्रशासनिक क्या है। मौर्य प्रशासनिक संरचना के बारे में जान लेते हैं। मौर्य साम्राज्य प्रशासनिक संरचना। मौर्य साम्राज्य सम्राट, प्रांत, जिला या निकाय, प्रधान स्थानिक, अस्थायी 800 ग्रामों का समूह, द्रोणमुख 400 ग्रामों का समूह, द्रोणमुख 400 ग्रामों का समूह, खरवाटिक 200 ग्रामों का समूह, संग्रह 100 ग्रामों का समूह, ग्राम प्रधान ग्रामिक, ग्राम प्रधान कौन होता है? ग्रामिक। ठीक है। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार चंद्रगुप्त के सौराष्ट्र का राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। अब है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के अंतिम वर्षों में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। चंद्रगुप्त मौर्य अपनी राजगद्दी त्याग कर जैन मुनि भद्रबाहु के साथ तपस्या करने चला गया। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के मानता था। 298 ईसा पूर्व में उसने जैन उपवास पद्धति संलेखना द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के अवशेष पटना के समीप कुम्हरहार गांव से प्राप्त होता है, जिसे खोजने का श्रेय अस्पुनर को जाता है। अब है बिंदुसार 298 से 273 ईसा पूर्व। कौन है? बिंदुसार। बिंदुसार जो था 298 से लेकर 298 से 273 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका पुत्र बिंदुसार मगध के सिंहासन पर 298 ईसा पूर्व में बैठा। वायु पुराण में बिंदुसार के भद्रसार या वारिसार कहा गया है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंह सेना कहा जाता है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंह सेना कहा गया है। जैन ग्रंथों के अनुसार बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा था। यूनानी लेखकों बिंदुसार को अमित्रोकेडिज या अमित्र चेत कहा है, जिसे संस्कृत में अमित्र घात यानी शत्रुओं का नाश करने वाला कहा गया है। इसके दरबार में सीरिया के शासक एंटियोकस का राजदूत डायमेकस एवं मिस्र के शासक टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस का राजदूत डायनोसियस का आए थे। अब बिंदुसार ने तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए अपने पुत्र अशोक को भेजा था। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। नोट है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली घोषाल था। अब है बिंदुसार के दरबार में आजीवक भविष्य वक्ता पिंगलवत्स रहता था। अशोक 269 से 232 ईसा पूर्व। सिंहली अनुश्रुतियों बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक ने 99 भाइयों की हत्या करके राज सिंहासन प्राप्त किया था। हालांकि अन्य स्रोतों में इसकी पुष्टि नहीं होती है। अशोक बिंदुसार की मृत्यु के चार वर्ष बाद अशोक मौर्य वंश की गद्दी पर बैठा। इसके पूर्व वह उज्जैन का राज्यपाल था। ब्राबू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया है। अशोक ने अपने अभिषेक के 8 वर्ष बाद लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। उल्लेख 13वें शिलालेख में है इसका। ठीक है। अब है दिग्विजय दिव्यावदान के अनुसार उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी है। अहरौरा लेख में यह घोषणा की गई है कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अशोक के
शासक के महत्वपूर्ण वर्ष। 8वें वर्ष में कलिंग युद्ध, 10वें वर्ष में बोधगया की यात्रा, 12वें वर्ष में निगाली सागर की यात्रा, 13वें वर्ष में धम्म का शिलालेख में अंकन, 14वें वर्ष में धम्म महामात्रों की नियुक्ति, 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा। अशोक ने कर टैक्स घटाकर 1/8 कर दिया। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। राजाभिषेक से पूर्व उज्जैन तथा तक्षशिला का राज्यपाल था। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन अशोक के शासनकाल में हुआ था। सिंहली अनुश्रुति के अनुसार निर्ग्रोथ के प्रवचन से अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया और मोगली पुत्तिस्त का शिष्य बना। इससे पूर्व अशोक शैव था। अशोक क्या था? शैव था। अशोक का नाम अशोक जो था मास्की, गुर्जर, नेतुर एवं उड़े गोलन लेख में। अशोक वर्धन विष्णु पुराण। रानियों अशोक था कंगन हल्ले, देवनापीर, प्रियदर्शी, रुमिनदेई, निगलीवा, रूपनाथ व गिरनार। बुद्ध शाक्य मास्की गुहालेख, मालका आरामाइक लेख है। अब महासूर एवं अपराजित महाभारत। धर्माशोक यानी कुमार देवी का सारनाथ अभिलेख। राशिलेडस यूनानी लेखक। प्रियदर्शित राजा भ्राबु लेख। महाराज कुमार पनगोरारिया अभिलेख। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। अब अशोक ने अपना साम्राज्य को 5 प्रांतों में बांटा था। प्रांत है राजधानी, उत्तरापथ तक्षशिला, दक्षिणापथ स्वर्णगिरी, अवंती उज्जैन, कलिंग तोसली, प्राची मध्य प्रदेश पाटलिपुत्र। अब अशोक के अभिलेख। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। अशोक के अभिलेखों में 3 वर्गों का वर्गीकृत किया गया है। पहला शिलालेख बृहत शिलालेख और लघु शिलालेख। स्तंभलेख जो है बृहत स्तंभलेख और लघु स्तंभलेख। गुहालेख जो है गुफाओं में उत्कीर्ण लेख है। अब है शिलालेख। अशोक के बृहद शिलालेख की संख्या 14 है जो 8 स्थानों से प्राप्त हुई है। क्रम है शिलालेख है, लिपि स्थान है। गिरनार जो है ब्राह्मणी लिपि जूनागढ़ गुजरात। येर्रागड्डे ब्राह्मणी लिपि कुर्नूल आंध्र प्रदेश। धौली जो है ब्राह्मणी नदी ब्राह्मणी लिपि है पुरी उड़ीसा। जौनागढ़ ब्राह्मणी लिपि गंजाम उड़ीसा में। सोपारा ब्राह्मणी लिपि ठाणे महाराष्ट्र। अब कालसी ब्राह्मणी लिपि देहरादून। मानसेहरा खरोष्टी लिपि हजारा पाकिस्तान। शाहबाजगढ़ी खरोष्टी पेशावर पाकिस्तान। वैशाली स्तंभ सिंह शीर्ष केवल शेर लेखरहीर बिहार में स्थित है। लघु शिलालेख सासाराम बिहार। रूपनाथ जबलपुर मध्य प्रदेश। गुर्जरा जो है दतिया मध्य प्रदेश। अहरौरा मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। ब्रह्मगिरी मैसूर कर्नाटक। गोबीमठ मैसूर कर्नाटक। मास्की रायचूर कर्नाटक। अब है उदयगोलम बेल्लारी कर्नाटक। जटिक रामेश्वर ब्रह्मगिरी कर्नाटक। सिद्धपुर ब्रह्मगिरी कर्नाटक। भ्राबू जयपुर राजस्थान। एर्रागुडी कर्नूल आंध्र प्रदेश। राजूल मंडगिरी कर्नूल आंध्र प्रदेश। अब है स्तंभलेख के बारे में जानते हैं। अब अशोक के बृहत स्तंभलेख की संख्या 7 है जो निम्नलिखित स्थानों से पाए जाते हैं। दिल्ली टोपरा स्तंभलेख, इसे फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में स्थापित किया। दिल्ली मेरठ स्तंभलेख, यह पहले मेरठ में था जिससे बाद में फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में स्थापित किया। लौरिया अरेराज स्तंभलेख, यह स्तंभलेख बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में लौरिया अरेराज में स्थित है। लौरिया नंदनगढ़ अभिलेख, यह बिहार के पश्चिम चंपारण स्थित स्तंभलेख मोर का चित्र बना हुआ है।
अब रामपुरवा स्तंभलेख यह बिहार के पूर्वी चंपारण में स्थित है। इसकी खोज 1872 ईस्वी में कार्लाइल ने की है। प्रयाग स्तंभलेख इसे मुगल बादशाह अकबर द्वारा कौशाम्बी से इलाहाबाद के किले में लाया गया है। अब संकिया या सांकास्य स्तंभलेख जिला कन्नौज उत्तर प्रदेश। नोट है, कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभलेख में रानी कारुवाकी की चर्चा है। इसे रानी का अभिलेख भी कहा गया है। अब लघु स्तंभलेख कौशाम्बी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश, सांची रायसेन मध्य प्रदेश, निगली गांव तराई क्षेत्र नेपाल, रुमिनदेही तराई क्षेत्र नेपाल। नोट है, अशोक के सभी अभिलेखों का विषय प्रशासनिक था, जबकि रुमिनदेही अभिलेख का विषय आर्थिक था। अब गुहा लेख क्या है, गुहा लेख के बारे में जानते हैं। बिहार के गया जिले में स्थित बराबर पहाड़ी पर 3 गुफा कर्ण चौपार लोमस ऋषि सुदामा का निर्माण अशोक ने आजीवक संप्रदाय के साधुओं के लिए करवाया था। इन गुफाओं की दीवारों पर अशोक के लेख उत्कीर्ण मिलते हैं। मौर्य काल से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य सप्तांग सिद्धार्थ, राजा शेर, अमात्य आँख, जनपद जंघा, दुर्ग बाह, कोष मुख, सेना मस्तिष्क और मित्र कान का होता है। अब अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल के उच्चाधिकारी तीर्थ कहलाते थे। अर्थशास्त्र में 18 तीर्थ एवं 26 अध्यक्षों की चर्चा मिलती है। अब मौर्यकालीन तीर्थ उच्च अधिकारी। अब मौर्य काल में सबसे उच्च स्तर के अधिकारी तीर्थ कहे जाते थे, अर्थात अर्थशास्त्र के अनुसार इनकी संख्या 18 थी। तीर्थ संबंधित विभाग या कार्य मंत्री या पुरोहित को प्रधानमंत्री तथा प्रमुख धर्माधिकार होते थे। अब युवराज राजा का उत्तराधिकारी, सन्निधाता राजकीय कोषागार तथा प्रधान अधिकारी होता था कोषाध्यक्ष। समाहर्ता को राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी और वित्त मंत्री। अब मंत्री परिषदाध्यक्ष, मंत्री परिषद का अध्यक्ष, प्रदेष्टा यानी फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश, व्यवहारिक दीवान न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश, नायक सेना संचालक, नगर रक्षा का अध्यक्ष, सेनापति सेनाध्यक्ष सर्वोच्च सैन्य अधिकारी, अंतर्वर्षिक सम्राट का अंगरक्षक, सेना का प्रधान अधिकारी, कर्मांतिक उद्योग धंधों का प्रधान निरीक्षक, प्रशासता राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने तथा राजकोषीय दस्तावेजों को सुरक्षित रखने वाला। अब दंडपाल सैन्य सामग्री का प्रबंधन करने वाला प्रमुख अधिकारी। दुर्गपाल देश के भीतरी दुर्गों का प्रबंधक। अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। आटविक वन विभाग का सर्वोच्च अधिकारी। देवारिक राजमहल का प्रबंध व देखरेख करने वाला प्रधान अधिकारी। नागरक नगर का सर्वोच्च अधिकारी। चाणक्य ने चतुरंग बाल, पैदल सैनिक, घुड़सवारी, हाथी और युद्ध रथ को सेना का प्रमुख अंग बताया है। अब चाणक्य ने सेना को 3 भागों में विभाजित किया है: पुश्तैनी सेना, भाटक सेना, नागरपालिका सेना। प्रांतों चक्रों का प्रशासन कुमार आर्य नामक पदाधिकारियों द्वारा होता था। अब प्रांतों मंडल में तथा मंडल जिलों में विभक्त थे, जिन्हें आहार विषय कहा जाता था, जिसका प्रशासक विषयपति कहलाता था। अब स्थानीय 800 ग्रामों का समूह का प्रशासनिक अधिकारी स्थानिक था। गोप 10 गांवों का प्रशासक था। नगर में पुलिस व्यवस्था थी, जिसे रक्षित कहा जाता था। अब यूनानी स्रोतों में वर्णित मौर्यकाल अधिकारी एग्रोनोमोई, जिलाधिकारी एंटीनोमोई नगर आयुक्त था। सैनिक प्रबंधन का सर्वोच्च पद अधिकारी अंतपाल कहलाता था तथा वह सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक भी होता था। अब इंडिका के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख पैदल और 50,000 अश्वारोही और 9,000 हाथी तथा 800 रथों का सुसज्जित विराट सेना थी। जस्टिस ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना डाकुओं का गिरोह में था। अर्थशास्त्र में 2 प्रकार के न्यायालयों की चर्चा की गई है: धर्मस्थायी दीवानी न्यायालय, कंटक शोधन फौजदारी न्यायालय। मौर्य काल में गुप्तचर का गूढ़ पुरुष कहा जाता था। अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों की चर्चा की गई है। मौर्य काल समाज में विधवा
विवाह प्रचलित थे। अब स्त्री एवं पुरुष दोनों को मोक्ष तलाक देने का अधिकार प्राप्त था। वेश्यावृत्ति कराने वाली स्त्रियां रूपा जीवा कहलाती थी। अब सम्भ्रात घर की स्त्रियों को चाणक्य ने अत्यनिष्कासिनी कहा है। मौर्य काल में भूमि का उपज का 1/6 भाग था। राजकीय भूमि की व्यवस्था करने वाला प्रधान अधिकारी शीताध्यक्ष कहलाता था। अब उद्योग धंधों की संस्थाओं में श्रेणी कहा जाता था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः लकड़ी का बना था। अब अशोक ने 37 वर्षों तक शासन किया। उसकी मृत्यु 332 ईसा पूर्व में हो गई। अशोक के बाद उसके 10 उत्तराधिकारियों ने शासन किया। ये उत्तराधिकारी कुणाल, वंधुपालिक, इंद्रपालिक, दशोन, दशरथ, संप्रेत, शालीशुक, देवधर्मन, सत्यधनुष एवं वीरधर थे। बिहार मौर्योत्तर काल कहते हैं शुंग वंश। मौर्योत्तर काल शुंग वंश। संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग था। राजधानी था विदिशा। शुंग वंश का प्रमुख शासक कौन था? पुष्यमित्र शुंग, अग्निमित्र और देवभूति था। अंतिम शासक कौन हुआ? देवभूति। मौर्यों के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक वीरधर की हत्या कर 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की। इसे ब्राह्मण साम्राज्य भी कहा गया है। पतंजलि पुष्यमित्र के दरबार में रहते थे। पतंजलि जो थे पुष्यमित्र के दरबार में रहते थे। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेघ यज्ञ करवाया जिसके पुरोहित पतंजलि थे। भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया। अब पुष्यमित्र शुंग ने सेनानियों की उपाधि धारण की थी। पुष्यमित्र ने अशोक द्वारा निर्मित 84,000 स्तूपों की नष्ट करवा दिया। इस काल को वैदिक पुण्य काल कहा जाता है। पुष्यमित्र शुंग के काल में ही पतंजलि ने महाभाष्य एवं मनुस्मृति की रचना की। उसके बाद उसका पुत्र अग्निमित्र शासक बना। इस अग्निमित्र और मालविका से जुड़ी कहानी पर महाकवि कालिदास ने मल्लिका अग्निमित्रम नामक नाटक की रचना की। शुंग शासक भागभद्र के दरबार में यूनानी राजदूत हेलियोडोरस आया था। अब शुंग काल में 185 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र पर यवन डेमेट्रियस का आक्रमण हुआ था। गार्गी संहिता के अनुसार पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में यवनों ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया था। अब कर्णवंश क्या है? कर्णवंश 72 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व। संस्थापक कर्णवंश के संस्थापक कौन था? वासुदेव। कर्णवंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव। राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। प्रमुख शासक कौन था? वसुदेव, भूमिदेव, नारायण और कौन था? सुशर्मा था। ठीक है। अब अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा। यानी कर्णवंश का अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा था। अब शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या करके वासुदेव मंत्री ने कर्णवंश की स्थापना की थी। इस वंश का साम्राज्य केवल पाटलिपुत्र तक सीमित हो गया था। कर्णवंश ब्राह्मण साम्राज्य था। कर्णवंश का वर्णन सिर्फ पुराण में मिलता है। कर्णवंश के अंतिम शासक सुशर्मा थे। सुशर्मा का आंध्र सातवाहन ने अपदस्थ कर दिया। मित्र वंश ने कुछ समय तक कर्णवंश के बाद पाटलिपुत्र पर शासन किया। अब कुषाण वंश। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम है हिंदू, यूनानी, शक, पहलव और कुषाण। कुषाण युग के अवशेष मगध के इलाकों से प्राप्त हुए हैं। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कन्फ्यूशस थे। अब कुषाण चीन के यूची तोखरी जाति से संबंधित है। अब इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था। कुषाण वंश की राजधानी पुरुषपुर, पेशावर एवं मथुरा थी। कनिष्क के 78वें ईसा गद्दी पर बैठने के समय में एक संवत चलाया जो शक संवत कहलाया। अब कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगति का आयोजन कुंडलवन कश्मीर में करवाया। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय के अनुयायी था। अब चीनी जनरल पेन चाऊ ने कनिष्क को हराया था। भारत में सबसे पहले हिंदू यूनानी ने ही सोने के सिक्के जारी किए। कुषाणों ने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए। कनिष्क का राजवैद्य आयुर्वेद का विख्यात विद्वान चरक था, जिसने
चरक संहिता की रचना की। रेशम मार्ग का आरंभ कनिष्क के समय में हुआ था। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। इसी काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ। कनिष्क के पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया और बौद्ध भिक्षु अश्वघोष को अपने साथ ले गया। कुषाण कालीन नागार्जुन नालंदा के एक प्रसिद्ध रसायनविद थे। प्रयोगशाला में प्रयोग किए जाने वाले उपकरण बीकर का आविष्कार नागार्जुन ने किया था। अब कुषाण साम्राज्य के बाद पाटलिपुत्र पर लिच्छवियों का शासन रहा। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। अब गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त। गुप्त वंश का राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। गुप्त वंश का प्रमुख शासक कौन था? घटोत्कच चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम और स्कंदगुप्त। अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त था। अब श्रीगुप्त। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त 240 ईसा पूर्व से 280 ईस्वी ने की थी। पूना में प्रथम ताम्रपत्र में श्रीगुप्त को आदिराज्य से संबोधित किया गया है। घटोत्कच 280 ईस्वी से 319 ईस्वी श्रीगुप्त का पुत्र था। वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने महाराज की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त प्रथम 320 ईस्वी से 335 ईस्वी। चंद्रगुप्त प्रथम घटोत्कच का पुत्र था। चंद्रगुप्त प्रथम ने ही सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। उन्होंने गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी की शुरुआत की। उसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह कर वैशाली राज्य प्राप्त किया। वह गुप्त काल में सर्वप्रथम चंद्रगुप्त प्रथम ने ही सोने का सिक्का चलवाया था। इन स्वर्ण सिक्कों पर एक तरफ चंद्रगुप्त व कुमार देवी का, दूसरी तरफ लक्ष्मी की आकृति का उत्कीर्ण किया गया है। चंद्रगुप्त प्रथम ने कौशल एवं कौशाम्बी पर विजय प्राप्त कर अपने साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। अब समुद्रगुप्त 335 ईस्वी से 375 ईस्वी। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त सिंहासन पर आसीन हुआ। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के गर्भ में समुद्रगुप्त का जन्म हुआ था। इतिहासकार स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहकर संबोधित किया है। अब समुद्रगुप्त ने अश्वमेघ वर्कर्ता विक्रम एवं परम भागवत प्रथम गुप्त शासक की उपाधि धारण की। इसे कविराज भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त के अभियानों की चर्चा हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। उसने उत्तरापथ में 9 राज्यों का, दक्षिणापथ के बाहर राजाओं का विजित किया था। समुद्रगुप्त को उसके सिक्के पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। समुद्रगुप्त वैष्णव धर्म को मानता था। समुद्रगुप्त द्वारा अश्वमेघ यज्ञ कराने के प्रमाण भी मिलते हैं। काव्यालंकार सूत्र में समुद्रगुप्त का एक नाम चंद्रप्रकाश भी मिलता है। समुद्रगुप्त के बाद 375 ईस्वी में रामगुप्त के शासक बनने का साक्ष्य मिलता है, लेकिन उसके अयोग्य होने का कारण चंद्रगुप्त द्वितीय ने उसकी हत्या कर स्वयं को शासक घोषित किया। अब समुद्रगुप्त द्वारा स्वयं को इलाहाबाद स्तंभ लेख अर्थात प्रयाग प्रशस्ति में लिच्छवी दौहित्र कहा गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय 380 ईस्वी से 412 ईस्वी। चंद्रगुप्त द्वितीय 380 ईस्वी में शासक बना। देवी चंद्रगुप्त एवं हर्षचरित्र में चंद्रगुप्त द्वितीय के सकारी शासकों पर विजय प्राप्त करने वाला कहा गया है। 389 ईस्वी में शकराज रुद्र सिंह पर विजय प्राप्त करने की खुशी में उसने विक्रमादित्य को उपाधि धारण की है। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए हैं। अब चंद्रगुप्त द्वितीय ने देवगुप्त देवराज देवश्री की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त द्वितीय ने ध्रुव देवी एवं कुबेर नाग से विवाह किया था। साब चंद्रगुप्त द्वितीय का राजकवि था। चंद्रगुप्त द्वितीय को मेहरौली लौह स्तंभ में चंद्र नाम से संबोधित किया गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने नवरत्नों में से कालिदास, धन्वंतरी, अमर सिंह, शंकु, छपनक, बेताल भट्ट, बराह मिहिर, घटकपर्ण और बरर रुचि थे। चीनी यात्री फैयान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया और 3 वर्षों तक पाटलिपुत्र में रहा। रजत चांदी के सिक्के की शुरुआत सर्वप्रथम इसी ने की, जिन्हें रूपक या रुपयक कहा जाता था। महरौली दिल्ली में स्थित
लौह स्तंभ को चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। कुमारगुप्त प्रथम 415 ईस्वी से 455 ईस्वी। चंद्रगुप्त द्वितीय एवं ध्रुव देवी का पुत्र कुमारगुप्त प्रथम 415 ईस्वी में शासक बना। कुमारगुप्त प्रथम ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। कुमारगुप्त प्रथम ने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के समय में हुई थी। अब गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। बाद में यह बौद्ध धर्म के शिक्षा का सबसे प्रमुख केंद्र बना। अब गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख कुमारगुप्त प्रथम के ही प्राप्त हुए हैं। मंदसौर अभिलेख वृत्स भट्टी रचित प्रशस्ति कुमारगुप्त के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख से ज्ञात होता है कि कुमारगुप्त स्कंद शासन काल में पुष्यमित्र का आक्रमण हुआ था, जिसे रोकने के लिए कुमारगुप्त ने स्कंदगुप्त को भेजा था। अब स्कंदगुप्त 455 से 467 ईस्वी। कुमारगुप्त प्रथम की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र स्कंदगुप्त शासक बना। मध्य एशिया के बर्बर जाति हुनों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय हुआ। स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित कर भारत से बाहर खदेड़ दिया। इसका वर्णन जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। अभिलेखों में हुनों को मलेच्छ कहा गया है। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित कर पुनरुद्धार किया गया। जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने मलेच्छों हुनों का आक्रमण करके विफल कर दिया था। अब कोहोम अभिलेख के अनुसार उसका उपाधि शुक्रादित्य थी। इतिहासकार V.A. स्मिथ संस्कृति उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी है। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। गुप्त काल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को चाट एवं भाट कहा जाता था। पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी दंडपाशी कहलाता था। ग्राम सभा का मुखिया ग्रामिक कहलाता था एवं अन्य सदस्य महत्तर कहलाते थे। अब ग्राम समूहों की छोटी इकाई को पेट कहा जाता था। सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग होता था। श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठ कहा जाता था। गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। अब गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा जारी की। इसकी स्वर्ण मुद्राओं को दिनार कहा गया है। पहली बार किसी सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी में भानुगुप्त एवं एरन अभिलेख में मिलता है। गुप्त काल में पलकांड ने पशु चिकित्सा पर हत्या आयुर्वेद लिखा है। संस्कृत गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा थी। गुप्त काल में चांदी के सिक्के को रुपयाका कहा जाता है। अब नगरों का क्रमिक पतन गुप्त काल के महत्वपूर्ण विशेषता थी। अब बिहार गुप्तोत्तर काल। पाल वंश संस्थापक सर्वश्रेष्ठ शासक। पाल वंश की द्वितीय संस्थापक अंतिम शासक। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? धर्मपाल और देवपाल। पाल वंश का द्वितीय संस्थापक महिपाल प्रथम। अंतिम शासक कौन था? रामपाल। अब नालंदा एवं कुकरीहार गया से पालकालीन सांचे में ढली कांस्य प्रतिमाओं के साक्ष्य मिले हैं। पाल शासक पाटलिपुत्र से अपना आदेश पारित करते थे। हर्षवर्धन के पतन के बाद बिहार बंगाल क्षेत्र में एक शक्तिशाली वंश के रूप में पाल वंश का उदय हुआ। पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। गोपाल 750 ईस्वी 770 ईस्वी। गोपाल पाल वंश का संस्थापक था। बंगाल के सामंतों एवं आम जनता के द्वारा गोपाल के शासक चुना गया था। गोपाल ने बिहार शरीफ, नालंदा में हिरण्यप्रभात पर्वत पर पंचानन नदी के तट पर उदंतपुरी महाविहार एवं विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। उदंतपुरी महाविहार पंचानन नदी के किनारे स्थित है। अब पाल शासकों ने बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय को विशेष प्रोत्साहन दिया है। अब धर्मपाल 770 ईस्वी से 810 ईस्वी। गोपाल के बाद धर्मपाल शासक बना। ध्रुव के दक्षिण लौटने पर धर्मपाल ने कन्नौज पर आक्रमण कर इंद्रायुध को परास्त कर अपने समर्थक तथा चक्रायुध के कन्नौज का शासक नियुक्त किया है। धर्मपाल के शासनकाल में ही पाल
वंश गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट वंश के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ। धर्मपाल को प्रतिहार नरेश वत्सराज एवं राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने पराजित किया। अब धर्मपाल ने भागलपुर जिले के अंतिचक गांव में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना तथा बौद्ध विहारों का निर्माण करवाया। अब सोमपुरा महाविहार बांग्लादेश के नवगांव जिलों में पहाड़पुर गांव में का निर्माण भी धर्मपाल ने करवाया था। वर्तमान में यह यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। धर्मपाल के अभिलेखों में परम सौगात कहा गया है। गुजराती कवि सोड्डल ने इसे उत्तरापथ स्वामीन कहा है। अब देवपाल 810 ईस्वी से 850 ईस्वी। धर्मपाल के बाद पाल वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक देवपाल था। देवपाल की माता का नाम रत्ना देवी था। अब इसने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया। उसने प्रतिहार नरेश नागभट्ट द्वितीय तथा कम्बोज के हुनों की पराजित किया। इसने जवा सुमात्रा इंडोनेशिया शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव को नालंदा में बिहार बनाने हेतु 5 गांव प्रदान किए। अरब यात्री सुलेमान ने समकालीन सभी शासकों को देवपाल को सर्वश्रेष्ठ शासक माना है। अरबों द्वारा पाल राज्य को रूहमा कहा जाता है। पालकालीन मूर्ति कला धीमन एवं विट्ठलपाल धर्मपाल एवं देवपाल के समकालीन थे। अब महिपाल प्रथम, उसे पाल वंश का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। अब इसके समय में राजेंद्र चोल ने बंगाल पर आक्रमण किया है। बौद्ध भिक्षु अतीश दीपंकर के नेतृत्व में इसने तिब्बत एवं एक दूत मंडल भेजा। अब रामपाल पाल वंश का अंतिम शासक था। इसी के शासनकाल में कैकवर्त विद्रोह हुआ है। संध्याकार नंदी के रचना रामचरित्र रामपाल से संबंधित है। बिहार सेन वंश क्या है? बिहार सेन वंश पाल वंश के पतन के बाद सेन वंश की स्थापना हुई। राजधानी नदिया और लखनऊ है। सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन पालों के अधीनस्थ सामंत है। इस वंश का शक्तिशाली शासक विजय सेन था। सेन वंश का अंतिम शासक लक्ष्मण सेन था। विजय सेन का वर्णन देवपारा ताम्रपत्र बंगाल में मिलता है। विजय सेन के दान सागर और अभ्युत सागर नामक 2 पुस्तकों की रचना की है। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। अब विजय सेन शैव धर्म एवं लक्ष्मण शैव वैष्णव धर्म का अनुयायी था। अब बख्तियार खिलजी ने लक्ष्मण सेन को पराजित कर बिहार बंगाल को तुर्कों का अधिकार कर दिया। ठीक है, अब अगला चैप्टर है बिहार मध्यकालीन इतिहास, जो कि अगला वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।